तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ाई हुआ है और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इस चैप्टर के अंदर। अब इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर आपने एक जगह पर रे ऑफ लाइट मतलब लाइट वहाँ पर मारी तो वो लाइट वापस बाउंस बैक मतलब वापस आ रही है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्ट हो रही है वो वापस। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? आपने एक लाइट ली और आपने इस लाइट बीम को पानी के अंदर से पास करा, लेकिन जैसे ही ये सरफेस मतलब कि ऊपर जब पहुंची, पानी के बाउंड्री जो होती है वाटर और एयर के बीच वाली, वहाँ पर पहुँचते ही ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। The bending of light at the interface of two different mediums is called refraction of light। तो ये जो बेंड हुई है लाइट, इसी को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को और डिटेल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं दो टाइप के स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। एक होता है कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव के नेम के अंदर ही केव है, तो देखो केव जैसी शेप है, जैसा केव का एंट्रेंस होता है, गुफा की एंट्रेंस होती है, इसी टाइप से इसकी शेप है। और ये जो गुफा की एंट्रेंस वाला हमारा स्पेरिकल मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड भी यही होती है, मतलब ये यहीं से रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसी के बाद कॉन्वेक्स मिरर को देखिए। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या है, यहाँ पर ये बल्ज आउट मतलब बाहर निकला हुआ है, बिल्कुल कॉनकेव के उल्टा है ये। तो मतलब इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड भी कॉनकेव के उल्टी ही वाली होगी। तो कॉनकेव के अंदर अंदर की तरफ जो गुफा के अंदर जा रहे थे तब रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसमें देखो कैसा हो रहा है, बड़ा अजीब सा बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रखी है, एक जगह निकली हुई है बाहर की तरफ, और वो है इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड। अब आप ज़रा गौर से देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर्स की तरफ, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये ऐसा लगता है कि दोनों एक किसी सर्कल से बने हुए हैं। अगर आप कॉनकेव की तरफ देखेंगे तो ये है जो हाफ पोर्शन है, इसको कनेक्ट करेंगे अगर आप कॉन्वेक्स वाले से, तो ऐसा लगता है जैसे मान लो किसी बड़े से सर्कल से इन दोनों को आधा आधा तोड़ा गया है। तो जो इनकी जो बैक साइड होती है, ये वाली देख रहे हैं आप लोग, जैसे कॉनकेव के अंदर ये जो बैक साइड है इसकी, कॉनकेव की रेड से मैंने मार्क करा है कॉनकेव को, तो ये जो बैक वाली साइड है इसको हम लोग ब्लैक पेंट कर देते हैं या फिर इसका सरफेस हम लोग छुपा देते हैं, जिससे कि आगे वाली साइड से, इसी वाली साइड से ये रिफ्लेक्ट करे, फ्रॉम दिस साइड ओनली ये रिफ्लेक्शन दे। और सेम कॉन्वेक्स के साथ होता है। कॉन्वेक्स के अंदर भी ये वाली जो साइड होती है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लैक पेंट कर देते हैं, जिससे कि यहाँ से ये क्या कर पाए, रिफ्लेक्ट कर पाए। आगे चलते हैं हम लोग। अब जब आप इस पूरे सर्कल को देखोगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स वाले को, तो इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट होगा। ये जो बीच वाला सेंटर पॉइंट होता है, इसको हमने ले लिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो इस पूरे सर्कल का बीच का मिड पॉइंट था। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर था। यहाँ पर ये जो रेड वाली साइड है, दिस वाज अवर कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का जो बीच वाला पॉइंट होगा, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट होगा, इधर के हाफ से और इधर के हाफ से जो सेंटर का पॉइंट होगा, इसको हमने क्या नाम दिया है, पोल। पोल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पी से भी डिनोट कर सकते हैं और कर्वेचर को हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी सी से डिनोट कर सकते हैं। चलते हैं अब आगे। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिसने कनेक्ट करा है पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और इस लाइन का नाम क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मूविंग ऑन। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस थी जिसने कनेक्ट करा था पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसके बीच में भी हमने एक मिड पॉइंट बना दिया। इस मिड पॉइंट का नाम रखा है हमने फोकस। आगे चलते हैं अब हम लोग। तो अब इसी के साथ हम लोग ये जो अभी हमने पूरा कंसेप्ट समझा है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। लाइन विच कनेक्ट्स सी टू पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जिसने पोल से कनेक्ट करा है, वो वाली लाइन का नाम क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस। पी से सी को जिसने कनेक्ट करा है, पी से सी क्या, पोल को कर्वेचर से, तो पी से सी, सॉरी
लाइन नहीं पूछी गई है, यहाँ पर पी से सी के बारे में बताना है। तो पी से सी क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो पी से सी है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पी से एफ के बारे में बात हुई है, मतलब पोल से फोकस तक। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू फोकस इज फोकल लेंथ। तो जो डिस्टेंस है पोल से फोकस के बीच का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस से पोल वाले डिस्टेंस को, दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला है, r/2। r/2 को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक r/2 हमने यहाँ पर हाफ ले लिया, एक r/2 यहाँ पर हाफ ले लिया। तो इस वजह से ये क्या था हमारा, ये हमारा रेडियस थी, पी से सी तक की रेडियस थी। तो रेडियस का हमने हाफ लिया था, तो रेडियस का हाफ दिखाया है मैंने r/2 लिख के। तो फोकल लेंथ क्या होती है हमारी, r/2, रेडियस की हाफ। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर स्पेरिकल मिरर विच हैज़ इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग इनवर्ड्स। तो जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है। ये देखो, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है ये होता है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका, कॉनकेव मिरर का। और जो इसकी पीछे वाली साइड होती है ये रिफ्लेक्टिंग नहीं होती, इसको हम लोग ब्लैक पेंट कर देते हैं। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी हमें बताई गई है, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर कन्वर्ज एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी रेज आ रही हैं वो सबकी सब फोकस से पास होकर जा रही हैं। जो पैरेलल आ रही थी वो टेढ़ी होकर यहाँ से जा रही हैं, और जो टेढ़ी आ रही थी वो यहाँ से पैरेलल होकर जा रही हैं। तो मतलब जो भी रे ऑफ लाइट आ रही है वो फोकस से ज़रूर टच के अंदर आ रही है। तो यहाँ पर यही बताया गया है हमें, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के, मतलब ये जो लाइट रेज सीधी आ रही हैं, concave mirror, principal axis of a concave mirror converge at a specific point on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as the principal focus of the concave mirror. तो इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ से ये टकरा कर वापस गई हैं, तो इसी वाले पॉइंट्स को हमने क्या बोल दिया है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग रूल्स क्या होते हैं अगर हम लोग कॉनकेव मिरर के ऊपर किसी भी इमेज को ड्रॉ करने वाले हैं। तो एक एक करके सब रूल्स को पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट रूल है अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्टिंग पासेस थ्रू फोकस। तो जो फर्स्ट रूल है वो ये है कि एक जो रे ऑफ लाइट है ये हमारी सीधी रे ऑफ लाइट आई, जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी, जैसे ही ये इधर से रिफ्लेक्शन होगी इस मिरर से, कॉनकेव मिरर से, वैसे ही ये पास कहाँ से होगी, फोकस के थ्रू पास होगी। ये है हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है अ रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल। तो एक रे ऑफ लाइट जो फोकस के थ्रू पास होगी वो जैसे ही कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, टकराएगी, वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। अ रे ऑफ लाइट विच पासिस थ्रू रेडियस ऑफ कर्वेचर विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर से टकरा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के अंदर से होके निकल रही है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगी। मतलब अगर वो सीधी रेडियस ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो वापस वहीं पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझेंगे इस पूरे कंसेप्ट को। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एरो से हमने ऑब्जेक्ट को डिनोट करा है। जो इसका हेड है ये ऊपर पॉइंटी वाली साइड क्या है हमारा, पॉइंटिंग वाली साइड है हेड, और नीचे वाली साइड क्या है हमारी, टेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस के अंदर हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया है। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इससे हमने थोड़ा सा पीछे रख दिया। इमेज फॉर्म वर इन्वर्टेड रेज इंटरसेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, इमेज फॉर्म वेयर इन्वर्टेड रेज इंटरसेक्ट। तो इमेज कहाँ पर बनती है, जहाँ पर इन्वर्टेड रेज क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। अभी समझेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए एक रे ऑफ लाइट इसके हेड से पास हुई, तो ये टकरा कर फोकस से पास होकर सीधी चली गई। यहाँ से एक पैरेलल गई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो वापस टकरा कर आएगी वहीं पर, उसी पाथ पर। तो ये यहाँ पर भी यही दिखाया गया है कि एक रे ऑफ लाइट गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, टकरा कर वापस आ गई। अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन लिखे, इमेज फॉर्म वेयर इन्वर्टेड रेज इंटरसेक्ट, जो ये इन्वर्टेड रेज थी जहाँ पर ये दोनों रेज मिलेंगी
वहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो हमारी ए और बी जो हमारी इमेज का हमने नाम रखा था, इसका हेड का नाम ए था और नीचे वाले का पोर्शन का बी। तो यहाँ पर एक इमेज फॉर्म हो रही है उल्टी, जिसका नाम क्या है, बी डैश और ए डैश। तो यहाँ पर देखिए ये इमेज फॉर्म हो रही है उल्टी, यहाँ पर ये एरो सीधा था, अब यहाँ पर ये आकर उल्टी हो गई। हमने यहाँ पर एरो ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट से जहाँ पर ये दोनों लाइनें मिली थी। अब इसी के साथ हमें क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत ही सिंपल होता है। बच्चे इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं। हमें इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है कि ये इमेज बनी कैसी है। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ये इमेज बनी कहाँ पर है। तो देखो F मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F एंड C, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। इसकी लोकेशन बता दी। इसके बाद इमेज कैसी है, इमेज है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब कि इमेज उल्टी है, सीधी नहीं है, ये उल्टी है। देखो यहाँ पर ये इसका हेड ऊपर की तरफ था और यहाँ पर ये एरो क्या हो गया, नीचे की तरफ हो गया। तो इमेज उल्टी है, इसलिए हम इसे इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या ये इमेज रियल है, क्या ये जो जितनी भी ये जो लाइंस थी, ये जो हमारी रे ऑफ लाइट थी, क्या ये असलियत में मिली हैं? तो ये तो असलियत में मिली थी, तभी तो हमें यहाँ पर पॉइंट पता चला था। तो ये इमेज क्या हो जाएगी, रियल इमेज हो जाएगी। क्या इमेज का साइज़ असली वाली इमेज जितना ही है या उससे बड़ा है या उससे कम है? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग रियल इमेज देखते हैं। इसका साइज़ कितना था, ये जो ऑब्जेक्ट था इसका साइज़ तो काफ़ी बड़ा है इस वाली इमेज से जो हमारी फॉर्म हुई है कॉनकेव मिरर के ऊपर। तो इसका साइज़ क्या है, थोड़ा सा छोटा है। तो छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, यानी कि स्मॉल। तो इसका साइज़ था हमारा स्मॉल। तो यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों याद रखने की, अगर कोई भी इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी होगी इमेज, तो आप तुरंत समझ जाना कि ये इमेज रियल है। और अगर कोई भी इमेज रियल होगी तो वो उल्टी होगी। मतलब यही वाली बात है कि इफ़ अ इमेज इज़ इन्वर्टेड, अगर कोई इमेज उल्टी है देन इट विल बी रियल। और ऐसा ही वाइस वर्सा आप लगा लो, अगर कोई इमेज रियल होगी तो वो उल्टी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये जो दोनों चीज़ हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है और ये दोनों एक साथ ही चलती हैं। मतलब अगर इमेज इन्वर्टेड होगी तो रियल तो वो होगी ही होगी, और अगर इमेज रियल होगी तो वो इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। तो ये दो पॉइंट आपके अपने आप बन जाया करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट नियर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो हमने ऑब्जेक्ट थोड़ा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा था, अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ले आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग पूरे को। तो यहाँ से हमने एक रे पास कराई और एक रे यहाँ से पास कराई फोकस से। तो एक जो रे हमारी पैरेलल गई थी, ये क्या हुई, टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस फोकस से पास हुई है। और यहीं पर जो हमारी एक रे हमने फोकस से पास कराई थी वो टकराकर सीधी हो गई है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों मिली कहाँ पर हैं, यहाँ पर जाकर मिली हैं। लगभग जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा था उसी के नीचे जाकर ये दोनों मिली हैं। तो अब एक बार देख लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि इमेज बनी कहाँ पर है, लोकेशन बतानी है। तो लोकेशन क्या है इसकी, आप देखोगे कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर था उसके पास में बनी है, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट कर्वेचर। दूसरी क्या चीज़ है, क्या ये इमेज सीधी दिख रही है आपको या उल्टी दिख रही है? ये इमेज उल्टी दिख रही है, तो उल्टे को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। और अगर इमेज इन्वर्टेड होती है तो वो हमेशा रियल होती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, रियल इमेज। असलियत में मिल रही हैं हमारी लाइंस, इस वजह से भी ये रियल इमेज है। इसके बाद साइज़ की बात कर लेते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट था, क्या उतने उससे छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है या फिर सेम साइज़ की दिख रही है? तो ये सेम साइज़ है, दोनों का लगभग सेम ही साइज़ है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, सेम साइज़। आगे चलते हैं हम लोग, थर्ड केस देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने क्या करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा इसको और आगे ले आए हैं। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज के। तो यहाँ पर हमने एक रे पास कराई, स्ट्रेट जो गई है और फोकस से वो टकरा गई है। फिर हमने एक इमेज सीधे फॉर्म करवाई थी, तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। देखिए सीधे यहाँ से गई थी ये इमेज इसके हेड से, और वो टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये लाइंस कहाँ पर जाके मिल रही हैं, ये सी के बहुत पीछे जाकर मिल रही हैं। अब यहीं से हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हमें बताने हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इमेज आखिर इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर फॉर्म हो रही है इमेज। तो ये इमेज बन रही है कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड कर्वेचर। तो हम लोग यही लिखेंगे, इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड
कर्वेचर, ये दोनों लाइन कर्वेचर के पीछे मिल रही हैं। इसके बाद क्या ये आपको सीधी दिख रही है या उल्टी दिख रही है? तो ये उल्टी दिख रही है, उल्टी इन्वर्टेड। और अगर इमेज उल्टी होती है तो वो क्या होती है? रियल होती है। तो ये क्या हो गई? रियल इमेज। इसके बाद इसके साइज़ की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था क्या उसी के साइज़ की बन रही है इमेज? देखो गौर से देखो, अरे कोई भी बता देगा कि जो ऑब्जेक्ट था ये तो बहुत छोटा है, लेकिन ये जो इमेज है ये बहुत बड़ी बन रही है। तो हम लोग क्या लिख देंगे? लार्ज साइज इमेज। अब आते हैं हम लोग फोर्थ केस के ऊपर। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर जाकर रख दें तो अभी हमने कहा रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब हमने फोकस पे ही रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो अब देखते हैं हम लोग एक बार यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख के एक रे हमने यहाँ से सीधे स्ट्रेट लेकर गए तो वो रे क्या हुई है? फोकस से पास हुई है। और एक रे हम दोबारा सीधे ले गए तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली गई है। अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कहाँ पर जाकर इमेज फॉर्म होगी? तो इमेज फॉर्म होगी हमारी इन्फिनिटी पे। पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो पैरेलल रेज, ये जो दोनों रेज सीधी हो गई हैं, ये कहाँ पर जाकर मिलती हैं? ये मिलती हैं इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी का सिंबल भी आप लोग देख लीजिए, कुछ लगभग उल्टा 8 जैसा होता है इन्फिनिटी का सिंबल। तो इस तरीके से आप याद रखिए कि इन्फिनिटी पे जाकर हमारी ये जो पैरेलल रेज हैं ये मिलती हैं। अब एक और चीज़ पे ध्यान देना है आपको कि अगर रे बनेगी तो वो कैसी बनेगी? अगर ये मिलती भी हैं आगे जाकर तो इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और इन्वर्टेड होगी तो रियल इमेज होगी। और साइज़ उसका कैसा होगा? बहुत बड़ी होगी, हाईली एनलार्ज होगी, बहुत लंबी चौड़ी बनेगी इमेज अगर बनती है तो इन्फिनिटी पे। यहीं पर हमारा आता है फिफ्थ पॉइंट, केस नंबर 5, जो है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अभी हमने ऑब्जेक्ट को रखा था फोकस पे, अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पर रख के हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को। एक रे हमने पास करवाई तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधे चली गई। दूसरी रे हम लोग पैरेलल लेके गए तो वो क्या हुई है? ये देखिए क्या हुआ है कि दूसरी रे जब हम लेकर गए हैं तो वो पास हो गई है। अब देखते हैं हम लोग इसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक दिखाया गया है आपको, लेकिन ये जो रेज हैं ये कभी भी कहीं पर भी जाकर नहीं मिलने वाली अगर हम लोग देखें तो, क्योंकि एक रे ऐसे जा रही है और एक रे ऐसे जा रही है। तो ये तो इन्फिनिटी पे भी जाकर नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा है? यहाँ पर हमें अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ा है। हमने क्या करा है? बैकवर्ड्स डैश 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 डालकर इमेज को इमेजिन कर लिया। ये देखिए यहाँ पर हमने ये जो एक हमारी लाइन थी इसको बैकवर्ड्स ले गए हैं, तभी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हुई है। तो यहाँ पर हमने इमेजिनरी थोड़ा सा इसको पीछे ले गए हैं। हमारी जो रे ऑफ लाइट थी इसको भी हम लोग थोड़ा सा पीछे ले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने इन दोनों को मिलाया तो कहाँ पर मिल रही हैं? ये वाली जो लाइन थी ऑब्जेक्ट से, ये वाली जो लाइन थी इसको हम पीछे ले गए और इस वाली लाइन को भी पीछे ले गए। तो ये यहाँ पर जाकर बन रही है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है तो यहाँ पर हमने क्या करा? ऑब्जेक्ट को बना लिया है। ऊपर हमने लिख दिया ए डैश और नीचे लिख दिया है बी डैश। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ये सीधा है, जैसे इस ऑब्जेक्ट का एरो यहाँ पर था ऐसे ही यहाँ पर है, क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रही है इमेज। अब सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। फोकस और पोल के बीच में इमेज किस लोकेशन पे बनती है? तो रिफ्लेक्टिंग रेज ये क्या थी? डाइवर्जिंग मतलब दूर दूर भाग रही थी, अलग हो गई, डाइवर्ज हो गई ये रेज, इधर उधर हो गई। तो ये डाइवर्जिंग रेज कभी भी नहीं मिलती, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये जो इमेज थी, इसकी इमेज के बारे में हमें पूछा गया है। तो इमेज ये क्या है? सीधी है, उल्टी नहीं है, ये इन्वर्टेड नहीं है, ये क्या है? अपराइट, मतलब कि सीधी है। अपराइट या फिर आप इरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये इमेज हमारी सीधी बन रही है। अगर सीधी है इमेज तो क्या ये रियली जो ये रेज ऑफ लाइट थी हमारी, क्या ये जो रे थी ये असलियत में मिली थी? ये क्या इन्होंने असलियत में इंटरसेक्ट हुई थी? नहीं हुई थी। हम तो ये पीछे डॉट 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 इमेजिनरी हमने लाइंस लगाई थी। तो इसका मतलब क्या है? ये वर्चुअल इमेज है, फेक इमेज है, नकली है। इसी के बाद ये जो अगर इमेज बनेगी, अगर हमने देखा कि ये जो हमारी डाइवर्जिंग रेज है अगर कहीं पर जाकर मिलती हैं तो इमेज हमारी बहुत बड़ी बनेगी, एनलार्ज इमेज होगी। इसी के साथ हमें एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट जिसे आपको याद रखना है, वो ये है कि व्हेनेवर अ इमेज इज़ वर्चुअल इट विल बी इरेक्ट और अपराइट, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये है कि कभी भी कोई भी इमेज वर्चुअल होगी
तो वो सीधी होगी, इरेक्ट होगी या फिर अपराइट होगी। मतलब इरेक्ट और अपराइट एक ही मतलब होता है इनका, सीधी होगी वो इमेज। मतलब जो भी इमेज सीधी होती है वो नकली होती है, वर्चुअल होती है। इसी के बाद बताया है डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। तो ये जो रेज डाइवर्ज हो गई थी, देखिए यहाँ पर ये रे डाइवर्ज हो गई, ये रे यहाँ पर डाइवर्ज हो गई, तो जो डाइवर्जिंग वाली रेज होती हैं ये कभी भी मिलती नहीं हैं। जो ये वाली रेस थी हमारे फोकस वाली, ये इन्फिनिटी पे थी, मतलब ये इन्फिनिटी पे जाकर मिल भी सकती हैं, लेकिन इनका तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि डाइवर्जिंग रेस कभी भी नहीं मिलती। इसी के साथ हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया। अब ये तीसरा 6th केस है, सॉरी, इसके अंदर क्या करा है हमने, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे ही रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट फॉर्म वेयर इन्वर्टेड रेज इंटरसेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनती है, इमेज कहाँ पर बनती है, जहाँ पर इमेज फॉर्म वेयर इंटरसेक्टेड रेज इंटरसेक्ट। तो जहाँ पर रेज मिलती हैं वहाँ पर हमारी इमेज बनती है, ये हमें पता है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। अब इन्फिनिटी से हमें एक रे लेकर गए हैं तो वो क्या फोकस से मुड़ गई है, और यहाँ से लेकर गए हैं नीचे से तो वो भी हमारी फोकस से मुड़ गई है। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि ये दोनों रेज मिल कहाँ पर रही हैं। जो ये नीचे वाली रे थी और ये ऊपर वाली रे थी, रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद कहाँ पर मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग लोकेशन लिखते हैं इसकी कि इमेज कहाँ पर बन रही है, इमेज एट फोकस, इमेज बन रही है हमारी फोकस के ऊपर। और ये इमेज कैसी है, इन्वर्टेड होगी, नीचे की तरफ होगी। और ये कैसी होगी, रियल होगी। और साइज़ इसका क्या होगा, सोचो, हमें डायग्राम के अंदर ही इसका साइज़ नहीं दिख रहा, तो हम लोग क्या बोल देते हैं इसके साइज़ को, पॉइंट साइज्ड। मतलब इतनी छोटी, एक बिंदु जितनी छोटी होगी जो हमें दिखेगी ही नहीं। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ते हैं। आई होप आपको कॉन्केव के जो हमारे 6 पॉइंट्स थे ये आपको क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखकर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी थी इमेज। तो आप देखिए कैसी हुई थी इमेज, कहाँ पर फॉर्म हुई थी, एफ और सी के बीच में, इन्वर्टेड थी, रियल थी और डिमिनिश्ड, मतलब छोटी थी। फिर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था कहाँ पर, नियर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में रखा था। तो इमेज कैसी फॉर्म, इमेज इज फॉर्म्ड एट कर्वेचर, इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई थी, कर्वेचर पे फॉर्म हुई थी। कैसी थी, इन्वर्टेड थी, उल्टी थी, और उल्टी इमेज क्या होती है, हमेशा रियल होती हैं। तो ये क्या थी, रियल इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज। साइज़ क्या था, सेम साइज़ था, लगभग ऑब्जेक्ट के जितना ही साइज़ था इमेज का भी। तो अब देखते हैं हम लोग इमेजेस, अब हमने इमेज को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया है हमने ऑब्जेक्ट को। अब देखते हैं इमेज कैसी फॉर्म होती है। तो इमेज यहाँ पर फॉर्म हुई है बियॉन्ड कर्वेचर, कर्वेचर के बहुत पीछे जाकर फॉर्म हुई है। और ये इमेज कैसी थी, इन्वर्टेड, मतलब उल्टी थी। और ये क्या थी, रियल इमेज थी। और इसका साइज़ क्या था, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा था, लार्ज साइज़ था। अब हमने क्या करा था, 4th वाले केस में ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया था। तो फोकस पे जब हमने रखा था तो हमें क्या हुआ था कि पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, हमारी जो रेज थी वो पैरेलल हो गई थी। और ये कहाँ पर जाकर मिलेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर मिलती हैं। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी, और हाईली एनलार्ज, मतलब बहुत ही बड़ी भी होगी। इसी के साथ हमने 5th वाले केस में फोकस और पोल के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट को। जब हमने फोकस और पोल के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को तो हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस भी ड्रॉ करनी पड़ी थी, और इस इमेजिनरी लाइंस के बेसिस पे ही हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे थे। तो यहाँ पर ये जो केस था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जब भी हमने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है तो ये वाला आपको केस अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि ये आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि ये थोड़ा एक्सेप्शनल सा केस है। यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमने देखा था कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई थी, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज थी ये डाइवर्जिंग थी, और इमेज हमारी फॉर्म हुई है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे फॉर्म हुई है। इमेज ये आपको कैसी दिख रही है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में सीधी दिख रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी एरो सीधा है, इसका इमेज का भी एरो सीधा है, तो अपराइट और एरिक्ट है। इसके साथ इमेज जो थी ये वर्चुअल थी, वर्चुअल इमेज मतलब कि फेक थी, नकली थी इमेज ये, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी मर्जी से जाकर इमेजिन करके लाइंस को मिलवाया था, असलियत में तो नहीं मिली थी ये। और ये इमेज क्या थी, बहुत एनलार्ज थी, मतलब बहुत बड़ी सी थी। ये देखो ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटू सा है, और इमेज देखो कितनी बड़ी सी बन रही है। तो यहीं पर हमारे ये टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। और इन्फिनिटी वाला हमने देखा ही था कि इन्फिनिटी पे जब हम रेस को लेकर गए थे तो ये कहाँ पर जाकर फोकस पे जाकर टकराई थी और इंटरसेक्ट करी थी, और वहाँ पर हमारी इमेज का फॉर्मेशन हुआ था। तो इमेज कहाँ पर बनी थी, फोकस पर, इन्वर्टेड थी, उल्टी थी इमेज, रियल थी, और साइज़ इसका कितना था, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज़, मतलब हमें दिख भी नहीं रहा है डायग्राम के अंदर, इतना छोटा साइज़ की इमेज फॉर्म हुई है।
तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर भी लगभग सेम ही है कॉनकेव मिरर की तरह। अ कॉन्वेक्स मिरर और डाइवर्जिंग मिरर इज अ कर्व्ड मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिव सरफेस बल्जेस टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। तो बस ये डिफरेंस होता है कि कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर वाला होता है, ये केव वाली साइड होती है, लेकिन इसकी बाहर वाली साइड होती है, बल जो रखी होती है, जो निकली हुई होती है, सेम ही होती है। बाकी इसके अंदर सारी चीज़ें, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, फोकस होता है, पोल होता है और हमें देखने को मिल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस, सारी चीज़ें वही सेम है एज हमारे कॉनकेव मिरर की तरह। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर भी इमेज फॉर्मेशन की चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले फोकस की डेफिनेशन देखते हैं। तो द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच ऑल द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट और डाइवर्ज फ्रॉम इट इज कॉल्ड फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर पे क्या हो रहा है, जो भी रेज आ रही हैं वो डाइवर्ज होती हुई आपको दिख रही है। कि यहाँ से देखिए हमने इमेजिनेशन वाली लाइंस ड्रॉ करी, तो यहाँ पर देखिए डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब वापस लौट रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, रास्ता बदल रही हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। अब देखते हैं हम लोग रूल्स क्या होते हैं इमेज को ड्रॉ करने के कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। फर्स्ट रूल इज अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि अगर कोई रे है जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज होती हुई दिखेगी प्रिंसिपल फोकस से इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। प्रिंसिपल फोकस से क्या दिख रही है, वो डाइवर्ज होती हुई, देखिए डाइवर्ज होती हुई दिख रही है प्रिंसिपल फोकस से। नेक्स्ट है हमारा रूल जो है, इफ रे इज फॉर्मिंग ऑन फोकस इट विल बिकम पैरेलल। अगर कोई रे फोकस के ऊपर फॉर्म हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये रे आई, ये हमने इमेजिनेशन वाली लाइंस ड्रॉ करी और ये फोकस के ऊपर फॉर्म होने वाली थी, लेकिन क्या हो गई, ये पैरेलल हो गई, यहाँ से सीधी हो गई। तो जो भी इमेज फोकस के ऊपर फॉर्म होने वाली होगी वो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल है, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अगर कोई रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराएगी, हमने देखिए इमेजिनेशन वाली लाइन ड्रॉ करी है सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो अगर वो उससे टकराने वाली होगी तो वो वापस वहीं पर रिफ्लेक्ट बैक करेगी सेम पाथ के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर्स। तो इसमें केसेस को हम स्टडी करने वाले हैं। नोट, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ऑब्जेक्ट्स कैन बी एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट ऑन इन्फिनिटी इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को किसी भी पोजीशन के ऊपर रख सकते हैं, इन्फिनिटी के अलावा। इन्फिनिटी पे हम लोग नहीं रखते ऑब्जेक्ट्स को कॉन्वेक्स मिरर का जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं। केस 1 के अंदर हमने इमेज बनाई है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट से एक रे यहाँ पर पास हुई है और एक रे सीधी गई है। तो ये वाली जो रे थी यहाँ पर हमने क्या करा, इमेजिनेशन वाली लाइन बियॉन्ड द मिरर ले गए और ये कहाँ तक जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है, और एक हम लोग लाइन सीधी लेकर गए हैं तो ये रिफ्लेक्ट बैक ऐसे हुई है। तो बैकवर्ड्स कहाँ पर बन रही है, ये फोकस को टच कर रही है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हों। तो इमेज जो है ये कहाँ पर बनती हुई दिख रही है आपको, ये जो दोनों लाइंस थी ये कहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ वाले, इस वाले पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। दिस पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर मिल रही हैं ये दोनों इमेज, दोनों लाइंस। तो इसका मतलब क्या है, यहीं पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। यहाँ पर आप देखें इमेज को और यहाँ पर देखें तो ये दोनों ही सीधी दिख रही हैं हमें इमेज। सबसे पहले हमें क्या बताना होता है कि लोकेशन क्या है। तो लोकेशन देखते हैं हम इमेज की। तो ये था हमारा फोकस और ये है हमारा पोल। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर बिटवीन एफ एंड पी। एफ और पी के बीच में इमेज बन रही है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के आगे नहीं, मिरर के पीछे बन रही है यहाँ पर इमेज। देखो सारी चीज़ें मिरर के पीछे हो रही हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो यहाँ पर ये जो इमेज थी ये क्या है, ये सीधी है और ये पीछे जाकर मिली हैं लाइंस। हमने इमेजिन ही तो करा है, ये जो डॉट डॉट वाली लाइंस है ये हमने इमेजिनेशन वाली लाइंस है, ये रियलिटी में नहीं मिल रही हैं। तो मतलब क्या है, ये जो इमेज है ये क्या है, वर्चुअल है, नकली है, फेक है। तो वर्चुअल हमने लिखा है। इसके बाद ये जो इमेज था, ये जो ऑब्जेक्ट था, ये कैसा दिख रहा है इधर इमेज में, इमेज भी हमारी सीधी फॉर्म हुई है और जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो भी सीधा है। तो मतलब क्या है, इरेक्ट और अपराइट बोल सकते हैं हम लोग, सीधे हैं ये दोनों।
इसी के साथ इमेज का साइज़ देखते हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट का साइज़ देखिए, फिर आप इमेज का साइज़ देखिए। इमेज कैसी फॉर्म हुई है, छोटी है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो छोटे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमिनिश्ड, मतलब कि स्मॉल। इन द अबव केस रिफ्लेक्टेड रेज नेवर मीट, तो ये जो रेज रिफ्लेक्ट हुई हैं यहाँ पर देखिए, ये जो रेज वापस रिफ्लेक्ट हुई हैं ये कभी भी नहीं मिलेंगी। इस वाले केस के अंदर जो भी हमने ये जॉइनिंग कराई है रेज की, ये सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू ही पॉसिबल है। रिफ्लेक्टेड रेज आर डाइवर्जिंग इन कॉन्वेक्स मिरर, तो जो रिफ्लेक्टिंग रेज होती हैं वो डाइवर्जिंग होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। तो आपको पता ही है कि जो डाइवर्जिंग रेज होती हैं वो मिलती ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए। नेक्स्ट है केस 2 हमारा। केस 2 के अंदर हम लोगों ने क्या करा है, हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया है और वहाँ से हमने क्या करा है, इसको हमने देखने की कोशिश करी है कहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। तो एक लाइन हम पैरेलल ली है, एक रे हमने, तो वो क्या हुई है, टकराकर वापस चली गई है। एक रे यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चली गई है, डाइवर्ज हो गई है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा है, डॉट डॉट मतलब इमेजिनेशन वाली लाइंस जोड़ी हैं और फिर कहाँ पर हमारा जाकर ये दोनों लाइंस जुड़ी हैं, ये जुड़ी हैं फोकस पर जाकर। तो अब ये हमें बताना है कि इमेज आखिर बनेगी कहाँ पर। इमेज यहीं पर बनेगी जहाँ पर ये इमेजिनरी लाइंस जुड़ी हैं। तो इमेज कहाँ पर बनी है, इमेज बनी है बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर, कहाँ पर, फोकस के पास में, नियर फोकस। देखिए फोकस के बिल्कुल पास में जाकर ही ये दोनों लाइंस जुड़ी हैं। ये जो इमेज है ये कैसी है, रियल है या वर्चुअल है, क्या असलियत में ये रेज मिल रही हैं, नहीं, इन्हें तो हमने अपनी इमेजिनेशन से बनाया है। तो मतलब क्या, ये जो क्या थी, ये इमेज वर्चुअल थी। और ये इमेज कैसी फॉर्म होगी, इरेक्ट, मतलब कि सीधी, यानी कि अपराइट। और इसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत छोटी, स्मॉल। इन द अबव केस रिफ्लेक्टेड रेज नेवर मीट, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इस वाले केस के अंदर भी नहीं मिलेंगी। आगे चलते हैं हम लोग। यही हमारे 2 केसेस थे जिनको हमें पढ़ना था, किसके अंदर, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कॉन्केव मिरर कैन नेवर फॉर्म इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। जो कॉन्केव मिरर होता है वो कभी भी सीधी और छोटी इमेज नहीं बना सकता, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है कैन ओनली फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, मतलब सीधी छोटी और नकली। मतलब जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो नकली, सीधी और छोटी इमेज ही बना पाता है और कोई भी इमेज नहीं बना सकता। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लें इन दोनों पॉइंट्स को। मूविंग ऑन, मिरर्स का फॉर्मूला भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ तक आप लोग नोट्स ज़रूर अपने सारे नोट डाउन कर लें और अगर किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी आपको डाउट आया है तो वीडियो को बैक कर ज़रूर देखें, पूरा आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इन सब चीज़ों को तो थोड़ा सा ग्रैब करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार रिवाइज करने के लिए बैक वर्ड्स जाकर देख लें तो आपको समझ में आ जाएंगे एक और बार में सारे कंसेप्ट्स अच्छे से। तो चलते हैं हम लोग मिरर्स फार्मूला के ऊपर। तो स्टूडेंट्स मिरर्स फार्मूला देखते हैं हम लोग। तो मिरर्स फार्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। तो इसके अंदर जो v है, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। और ये जो u और v हैं इनको मेजर करा जाता है पोल से। पोल आपको पता है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, पोल से मेजर करा जाता है इनको। इसी के साथ इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन, अगर आपको रेडियस दी हुई है कर्वेचर की तो हम लोग लिखते हैं f = r/2। अब एक और चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, किसकी, कॉन्केव मिरर और लेंसिस की। और जो हमारी फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव में रहेगी, किसकी, कॉन्वेक्स मिरर और इनके लेंसिस की। लेंसिस के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, लगभग सेम ही है। अभी जैसे हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा ऐसे लेंसेज के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो 2 चीज़ें हैं इनका ध्यान आपको रखना है। इसी के साथ हमें साइन कन्वेंशन भी दिया गया है। साइन कन्वेंशन का पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अंदर बेसिकली 2 ही पॉइंट्स बताए गए हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा हाय राम कितनी डिफ़िकल्ट चीज़ है, लेकिन ये कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो 2 पॉइंट है वही आपको समझने हैं इससे, कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इज़ नेगेटिव। फोकल लेंथ जो होती है वो कॉन्केव की क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये 2 चीज़ें बस इसको देखकर आपको समझनी है और ज़रा भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो मिरर का फॉर्मूला था इसको हमने ऐसे तो देख लिया, लेकिन एक क्वेश्चन के साथ इसको ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका NCERT का,
जो हमें दिया गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जिसको 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है कॉन्वेक्स मिरर से, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स मिरर की। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें एक तो उसकी पोजीशन फाइंड करनी है और नेचर ऑफ इमेज। अब इसमें से आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो 2-3 सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें हमें याद रखना है। अभी हमने देखा था पीछे क्या था, जो मिरर का फॉर्मूला था उसमें v क्या था हमारा, इमेज का डिस्टेंस, q क्या था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f क्या थी फोकल लेंथ। सबसे पहले हमें इनके अंदर सारी चीज़ें पुट कर देनी है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमें, हाँ 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर हमने लिखा है, लेकिन ये किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है। यहाँ पर देखिए फोकल लेंथ को देखते हैं हम लोग, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ क्या है हमारे लेंस की, 15 सेंटीमीटर, तो हमने ये लिख दिया। तो हमें क्या क्या गिवन है, u गिवन है और f गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। तो हमने फॉर्मूला लिखा 1/f इजिकल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f माइनस 1/u इजिकल्स टू 1/v। यहाँ पर देखो साइड हमने चेंज करी है, इस वजह से प्लस किसके अंदर चेंज हुआ है, माइनस के अंदर चेंज हुआ है। तो फाइनली हम लोग 1/f को बाहर लेकर आ गए हैं। तो 1/f इजिकल्स टू 1/v को हम लोग बाहर लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है 1/v इजिकल्स टू 1/f माइनस 1/u। यहाँ पर आप लोगों को डाउट नहीं आना चाहिए, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो प्लस था माइनस के अंदर इसलिए चेंज हुआ है क्योंकि हमने साइड चेंज करी है। LHS और RHS वाला रूल है, ये याद होगा आप लोगों को, तो आप इसी से समझ लीजिए। अब कुछ नहीं करना, अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी है। तो 1/v इजिकल्स टू, हम फटाफट निकाल लेते हैं कि f की वैल्यू क्या थी, 15, तो 15 लिख दिया। माइनस 10 किसकी थी हमारे, u की, तो u का हमने क्या लिख दिया, -10। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, 1/15 प्लस 1/10, इनको क्या करा है हमने, इनका LCM लिया है। LCM लेने के बाद क्या होता है, हमारा LCM आ जाता है 30 और ऊपर आता है 2 + 3। 1/v इजिकल्स टू 2 + 3 अपॉन 30। तो अब क्या करते हैं हम लोग, 1/v इजिकल्स टू 5/30। 5/30 करा हमने, तो 5 1 और 5 6 तो क्या हो जाएगा 1/6। तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, जो हमारा v होगा, दैट विल बी पोजिशन विल बी 6 सेंटीमीटर। सिंस v इज़ पॉजिटिव, जो हमारा ये जो v आया है ये क्या है, ये पॉजिटिव है। सिंस v इज़ पॉजिटिव हैंस इमेज इज फॉर्म 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, मतलब कि मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हुई है। और अगर मिरर के पीछे फॉर्म हुई है इमेज, तो इसका मतलब क्या है, हमने इमेजिनेशन का यूज़ करा होगा, और इमेजिनेशन का यूज़ करा है तो वो वाली इमेज क्या होगी, वर्चुअल, मतलब कि फेक, नकली, असलियत में लाइंस नहीं मीट करी हैं। और जो भी इमेज वर्चुअल होती है, मतलब जो भी इमेज नकली होती है, वो हमेशा क्या होती है, इरेक्ट, मतलब कि सीधी, अपराइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंस द इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो जो हमारी इमेज थी वो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा बनाई गई है, इस वजह से इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। आई होप इससे आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा किस तरीके से हम लोग मिरर का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को समझ के हमें सारी चीज़ें करनी है। इसके बाद हमारा आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसके लिए आप सब लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ 2 डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। हमारी जो लाइट है वो बेंड हो रही है। ये एक लाइट की रे थी, हमने एक लाइट की रे हवा के अंदर से पानी के अंदर मारने की कोशिश करी है। जैसे ही हमने उस लाइट की रे को वाटर के अंदर पास कराने की कोशिश करी है, तो वो ऐसे देखिए, ये सीधे जाने की जगह, ये जो डॉट डॉट वाला है, ऐसी पोजीशन में जाने की जगह थोड़ी सी बेंड हो गई है। ये देखिए बेंड हो गई है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो ये जो फिनोमिना है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, और यही हमारी डेफिनेशन है। द बेंडिंग, यहाँ पर क्या हो रही है, लाइट बेंड हो रही है एट इंटरफेस ऑफ 2 डिफरेंट मीडियम। 2 डिफरेंट मीडियम है, एक एयर है, ये डिफरेंट मीडियम है, वाटर है, ये डिफरेंट मीडियम है। और इसी पूरे प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिंपल डेफिनेशन रखिए जिससे हर कोई बच्चा लर्न कर पाए और समझ भी पाए। तो अब चलते हैं हम लोग, इसके भी कुछ केसेस है जिन्हें हम लोग समझते हैं।
अब क्या होगा अगर हम लोग रेयरर, मतलब कि रेयरर, हवा क्या है, हवा हल्का मीडियम है, हल्का है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर क्या है, थोड़ा डेंस है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पानी के अंदर भागो या फिर हवा के अंदर भागो, मतलब प्लेन ग्राउंड के ऊपर भागो और एक पानी है एक जगह पर, वहाँ पर भागो, तो आप कहाँ पर जल्दी भाग पाओगे? ऑब्वियसली एयर के अंदर। तो एयर क्या है, हमारा रेयरर मीडियम है और वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम। अगर हम रे ऑफ लाइट को पास कराने की कोशिश करते हैं एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर, तो क्या कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो नॉर्मल क्या चीज़ है, ये देखो, हमने जो ये कि इंसिडेंट रे पास कराई थी और ये हमारी वाटर के अंदर जाकर थोड़ी सी टेढ़ी हुई है, इसके बीच में हमने एक लाइन खींच दी, ये देखो स्ट्रेट लाइन खींच दी, और इस लाइन का ही नाम हमने क्या रख दिया, नॉर्मल लाइन, और कुछ भी नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, आप बोलोगे कि ये सर एंगल्स क्यों बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब यहाँ से हमारी इंसिडेंट रे आ रही है तो इस वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ से हमारा आर, यहाँ पर हमने आर रखा है नीचे जहाँ पर ये रिफ्रैक्ट हुई है हमारी रे, मतलब यहाँ पर जो टेढ़ी हुई है रे, इसका जो एंगल है नॉर्मल से लेके यहाँ तक का, इसका नाम हमने आर रखा है। और आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जहाँ पर हमारी रिफ्रैक्ट हुई है रे, उसका नाम हमने रख दिया है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बताया गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नॉर्मल की तरफ आ रही है थोड़ा सा लाइन, ये जो हमारी रे थी ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, मतलब उसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ खिंच रही है, झुक रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। सेकंड है आई विल बी ग्रेटर देन आर, तो जो आई का एंगल है, देखिए आई का एंगल ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू आर का। आर का कितना छोटू सा है और आई का कितना बड़ा सा है, तो हम लोग लिखेंगे कि आई विल बी ग्रेटर देन आर, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा जब हमने रेयर से डेंसर मीडियम के अंदर पास कराया है एक इंसिडेंट रे को। आगे चलते हैं हम लोग, हमने एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर, डेंसर मीडियम के अंदर हम लोग क्या ले सकते हैं, वाटर को ही लिया है, और रेयर मीडियम के अंदर हमने एयर को लिया है। तो एक ये हमारी इंसिडेंट रे है जिसको हमने पास करवाया है और ये वाटर के अंदर से पास होकर निकली है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमारी दो एंगल्स तो बन गए। अब इसके साथ हमें ध्यान ये देना है नॉर्मल वाले की तरफ भी, जो नॉर्मल हमने लाइन खींची है, इनके बीच वाले पॉइंट से जो नॉर्मल एक सीधी लाइन खींची है उसको हमें देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल की तरफ जा रही है, नहीं, ये तो नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो मतलब कि क्या बोलेंगे हम लोग, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ पर आप गौर करोगे तो देखो, आप आर का एंगल देखो और आई का एंगल देखो, तो जो आर का एंगल है वो ग्रेटर है आई के एंगल से, तो रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है, उसके बाद जो भी चीज़ें दिखती हैं उन्हें डिस्क्राइब करते जाओ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डेंसर मीडियम के अंदर क्या होता है, डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जो हमारी इंसिडेंट रे है वो क्या होती है, नॉर्मल से थोड़ा दूर जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर बेंड होती है। और जो हमारा रेयर से डेंसर वाला मीडियम होगा उसके अंदर जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ पर जाएगी, जब भी वो एयर से वाटर के अंदर जा रही है कोई रे, तो वो बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो आई होप आपको ये दो पॉइंट्स भी क्लियर हो गए होंगे। केस 3 हमने ले लिया जिसके अंदर हमने क्या करा, इंसिडेंट रे को सीधे हवा से, हवा के अंदर ही एक लाइट को पास कराया, इंसिडेंट रे को पास कराया। तो इस केस में क्या होगा, बेंड नहीं देखने को मिल रहा हमें। क्या आपको नॉर्मल पे कोई भी बेंड देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई भी बेंड हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, क्योंकि हो ही नहीं रहा कुछ भी एक्शन। तो अगर आप किसी रेयरर किसी इंसिडेंट रे को रेयर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर पास कराते हो, या किसी इंसिडेंट रे को डेंसर मतलब वाटर के अंदर से वो दूसरे वाटर के अंदर पास कराते हो, मतलब वाटर के अंदर ही पास करा रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको यही देखने को मिलेगा कि कोई भी बेंडिंग नहीं हो रही, ना ही कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ना ही कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 0 रहेगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर क्या चीज़ होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले दो चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम का मतलब क्या होता है, वो वाले मीडियम्स जैसे एयर वगैरह हो गई, ये हमारा एक रेयर मीडियम है, और डेंसर मीडियम में हमने ले लिया वाटर।
तो अगर हम लोग वाटर और एयर के अंदर से लाइट पास कराने की कोशिश करते हैं तो कहाँ पर जल्दी ट्रैवल करेगी लाइट? तो वो एयर के अंदर ट्रैवल करेगी, बिकॉज एयर इज़ अ रेयरर मीडियम और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट विल बी फास्ट। डेंसर मीडियम्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमारा वाटर था, वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। तो यहीं से हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा कंसेप्ट अच्छे से हम समझेंगे। तो ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है लाइट की डेंसिटी। क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा डेंसिटी के बारे में, तो ये वही वाली डेंसिटी है, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिकल लगा है आगे। तो ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, तो यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है लाइट की डेंसिटी, सिंपल। इसको रिप्रेजेंट किससे करा जाता है, कौन कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करा जाता है? तो देखिए यहाँ पर एन भी है, एम भी है और इसको बोलते हैं हम लोग म्यू, ये होता है म्यू का सिंबल। तो म्यू से भी इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। इसी के साथ एक केस स्टडी, मतलब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझने के लिए। तो अगर मान लीजिए कहीं पर ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी चीज़ का ज़्यादा है, तो वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी हमारी? कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट विल बी स्लो इन डेंसर मीडियम, मतलब जहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, वहाँ पर हमारा स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। इन दिस केस स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि v जो था विल बी स्लो, क्या हो गई ये? स्लो है, बिकॉज ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज़ मोर, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा म्यू था वो ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर हमारी स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। ये जो भी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट हमारी स्लो होगी। इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन निकलता है कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनली काम करता है स्पीड ऑफ लाइट की। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हमारा म्यू है, तो अगर हमारा म्यू ज़्यादा होगा तो हमारी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर हमारी स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो म्यू क्या हो जाएगा? हमारा कम रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और अपोजिट काम करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब एक क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज स्नेल्स लॉ? बच्चों को समझ में नहीं आता। स्नेल्स लॉ बहुत ही सिंपल है, साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट रहता है अनटिल मीडियम रिमेन्स सेम। मतलब ये जो एंगल पे आपको दिख रहा है, ये लाइट आ रही है, फिर यहाँ से क्या हो रही है? रिफ्रैक्ट हो रही है। ये केस 2 के अंदर भी यहाँ पर आई है और यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है, फिर यहाँ से आई है, फिर यहाँ पर भी रिफ्रैक्ट हुई है। तो ये जो एंगल्स हैं आई के और आर के, आई का यहाँ पर भी, आर का यहाँ पर भी, केस 1 के अंदर भी आई का और आर का यहाँ पर भी, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं जब तक कि हमारा मीडियम सेम रहता है। जैसे यहाँ पर हमने एयर एक मीडियम था और वाटर हमारा सेकंड मीडियम था। तो साइन आई और साइन आर कांस्टेंट रहते हैं जब तक कि हमारे मीडियम्स सेम रहते हैं। ध्यान देना क्या बोला है मैंने, अच्छे से समझना कि जो हमारा साइन आई है और जो हमारा साइन आर है, दैट विल रिमेन कांस्टेंट अनटिल मीडियम रिमेन्स सेम। मान लो अगर हमने साइन आई को ले लिया साइन आई 1 और साइन आर को ले लिया साइन आर 2, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन आई 1 और आर 2 को देखते हैं तो इन दोनों का एक कांस्टेंट बना रहेगा। आगे भी अगर हम जाते हैं केस 2 के अंदर भी, तो यहाँ पर भी ये कांस्टेंट ही चलेंगे। हाँ, वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो आप कि एंगल क्या हो गया है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है, लाइट के आने का एंगल चेंज हुआ है। तो ये जो हमारा रिफ्रैक्शन वाला एंगल है, ये भी थोड़ा सा लाइट का चेंज हुआ है, इस वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सिंपल बात यही है कि जो साइन आई है और जो साइन आर है, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं जब तक कि हमारा मीडियम सेम रहे। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, जो है लिटरल डिस्प्लेसमेंट। लिटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर हमने एक रे ऑफ लाइट ली है, ये देखिए, ये ब्लू कलर की, और कुछ नहीं पढ़ना आपको, जस्ट इस लाइन की तरफ देखना है। ये जो ब्लू कलर की है, ये है हमारी रे ऑफ लाइट। हमने इस रे ऑफ लाइट को पास करने की कोशिश करी है, तभी इसके अचानक से इसके बीच में आ जाता है एक ग्लास का स्लैब। तो ये जो ग्लास का स्लैब आता है, इसके बीच में आने की वजह से ये जो रे ऑफ लाइट थी, ये क्या हो जाएगी? रेयरर से डेंसर मीडियम है, ग्लास तो डेंस है, तो ग्लास की वजह से ये क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। कहाँ पर? टूवर्ड्स द नॉर्मल, जैसा हमने अभी पीछे पढ़ाई है इस चैप्टर के अंदर। तो अब हमारी ये जो लाइट थी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी
और फिर ये जैसे ही बाहर आएगी इस ग्लास स्लैब से तो ये क्या हो जाएगी, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है इसकी डायरेक्शन के अंदर। अगर मान लो बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कैसे जाती, ये देखिए सीधी लाइन थी, ये जो मैंने डॉट 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 बनाए हैं दिस इज़ इमेजिनरी लाइंस, और ये इस पोजीशन के ऊपर जाती अगर यहाँ पर बीच में ग्लास स्लैब नहीं होता। अब इसी के साथ हमें समझना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट ने यहाँ पर क्या था और कहाँ पर हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ाया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारी रे ऑफ लाइट थी जो एक्चुअल में इस ग्लास स्लैब के अंदर से निकली है और जो एक्चुअल में हमारी होनी चाहिए थी रे ऑफ लाइट अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या केस था हमारी एक लाइट थी जिसको हमने पास करा था एयर के अंदर से, उसके बीच में अचानक से एक ग्लास स्लैब आ जाता है। ग्लास स्लैब के अंदर जाने की वजह से ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या हो जाती है, इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जो एक्चुअल इसकी डायरेक्शन थी या फिर जो इसका एक्चुअल पाथ था उससे इसके अंदर कितना डिफरेंस आया है उसे ही हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये देख सकते हैं आप डॉट डॉट लगाए हुए हैं मैंने, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ये जो रियलिटी में है और जो एक्चुअल में अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये कैसे जाती, कौन से पाथ पर ये जाती। सो दिस डिफरेंस इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमर्जेंट रे फ्रॉम अ ग्लास स्लैब एंड द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड फॉरवर्ड। ये हमारी डेफिनेशन हो गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। आई होप ये क्लियर होगा आपको टॉपिक। सिंपल सा टॉपिक था कि एक लाइट आई, वो ग्लास स्लैब के अंदर जाने की वजह से थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, टेढ़ी होने की वजह से जब वो बाहर निकलती है तो उसकी पोजीशन कुछ और होती है, जो उसकी एक्चुअल में पोजीशन होनी चाहिए थी अगर वो ग्लास स्लैब नहीं होता, उस वाली पोजीशन के बीच का और ग्लास स्लैब के अंदर से जो वो निकली है रे ऑफ लाइट उसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे चलते हैं हम लोग कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। तो जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो ये होता है कि अगर इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज़्यादा होगा तो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट रे, तो यहाँ पर हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो ये हमारा फर्स्ट है फैक्टर। सेकंड फैक्टर है अगर म्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो मतलब क्या, अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी हमारा ज़्यादा होगा। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट रे। अगर थिकनेस ज़्यादा होगी, ये जो हमारा ग्लास स्लैब था ये अगर ज़्यादा मोटा होगा, बहुत मोटा ग्लास का स्लैब होगा, तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। वॉयलेट कलर जो होता है उसका हाईएस्ट लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर वेवलेंथ हमारी क्या होगी, कम होंगी, तो जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये ज़्यादा होगा। अब वेवलेंथ वगैरह के बारे में हम लोग आइज़ वाला जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें इतना ही समझना है कि अगर वेवलेंथ कम होती है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है। स्मॉल वेवलेंथ विल हैव हाई लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग लेंसेज के बारे में। तो यहाँ पर दो टाइप के लेंसेज निकल के आते हैं। एक लेंस होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। हम चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ ही चुके हैं कॉनकेव मिरर्स के बारे में और कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में, लेकिन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देखिए शेप तो वही रहती है, जैसे कॉनकेव के अंदर हमने देखा था कि केव बना हुआ था, तो यहाँ पर भी देखिए केव बना हुआ है, और केव क्या है, दोनों साइड बना हुआ है। और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर क्या था हमारा, ये देखिए ये जॉइन हो रखा है, सर्कल सा बना हुआ है, तो ये हमारा इस वाले लेंस के अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। तो हम डिफ्रेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। अगर हमें कॉनकेव लेंस देखने को मिलेगा तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसके अंदर केव बना हुआ है, सो दिस इज़ अ कॉनकेव लेंस। और मिरर को भी हम लोग देख के बता सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर्स जो होते हैं वो कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहलाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारी कुछ इंसिडेंट रे आई है, जब ये पैरेलल आई हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद इस लेंस से पास होने के बाद देखिए कहाँ पर जाके मीट करी हैं, ये फोकस पे जाके मीट करी हैं। अभी आप फोकस पे मीट करी हैं, इसी वजह से हमने इन्हें क्या बोला है, कन्वर्जिंग लेंस। क्या कर रहे हैं, कन्वर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं।
और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हमने कॉन्केव के केस में देखा है तो यहाँ पर हमारी रे ऑफ लाइट आई है और रे ऑफ लाइट आने के बाद क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है। ये देखो आई ये सीधी थी, अब ये टेढ़ी हो गई यहाँ पर, इससे मिलते ही कॉन्केव लेंस से मिलते ही टकराते ही ये क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है। तो इसी वजह से हम लोग कॉन्केव लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये डायरेक्शन बदल देते हैं रे ऑफ लाइट का। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में। तो कॉन्वेक्स लेंसेज का अगर आप ध्यान से देखें तो कॉन्वेक्स लेंसेज ऐसा ही नहीं लगता कि दो सर्कल के बीच वाला जो पार्ट था वो है कॉन्वेक्स लेंस, हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। तो जो इसके सेंटर का पार्ट होता है बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस का, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ओ से भी हम लोग बनाते हैं। और ये जो इस टाइप का हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। अगर आप आगे देखेंगे फर्दर तो और भी बहुत टाइप के कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, लेकिन क्लास 10th में हमें इतना ही पढ़ना है, इन्हीं लेंसेज के बारे में बताया गया है। तो जो हमारे बाय कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, ये देखिए इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, और अगर हम लोग दो सर्कल्स को मिलाते हैं तब हमें ऐसा देखने को मिलता है कि हाँ यहाँ पर एक जो बीच वाला पोर्शन है दिस इज आवर ओ विच इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। अब इसी के साथ जो ये दो सर्कल्स थे, हमने दो सर्कल साइमल्टेनियसली जोड़े थे। यहाँ पर देखिए इन दोनों सर्कल्स का सेंटर पॉइंट भी हम लोग बना लेते हैं। तो ये जो दोनों सर्कल्स का सेंटर पॉइंट बनाया है, इस फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट का नाम रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो ये क्या हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर 1, और इसका नाम रख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। तो ये हमारा दूसरे वाले सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिसका नाम हमने रखा है C2। अब एक लाइन से जोड़ देते हैं इन तीनों को, किसको, हमारा जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था और ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल था, सेकंड सर्कल था, इनको तीनों को एक लाइन से जोड़ देते हैं और इसी लाइन का नाम हम लोग रख देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल था, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। दो हमने टुकड़े लिए कांच के, या फिर आप समझ सकते हैं कुछ दो सर्कल्स लिए, जो इनके ये जो बीच वाला पोर्शन था इससे हमारा क्या बना था, कॉन्वेक्स लेंस बना था। कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर में क्या था, O विच इज़ नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। अब जो ये दो सर्कल्स थे तो इन दोनों का भी जो सेंटर पॉइंट था, द फर्स्ट वन इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और जो सेकंड वन है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे देखते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। तो यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहलाया जाता है, प्रिंसिपल फोकस या फिर सेकंड फोकस भी हम लोग इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कि कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप देखोगे कि एक जो रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, तो ये क्या थी, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन। मतलब कि ये डिविएट नहीं होगी, इधर उधर नहीं जाएगी, ये क्या होगी, वहीं पर इमर्ज हो जाएगी, वापस वहीं से टकराकर वापस लौट जाएगी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया कि ऑप्टिकल सेंटर से जब ये लाइट पास हुई है तो किस तरीके से ये बिल्कुल स्ट्रेटली निकल गई है, डाइवर्ज वगैरह नहीं हुई है। तो एक बार एक और छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो ऑप्टिकल सेंटर के अगर हम लोग इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक F1 लिखा हुआ है मैंने। F1 का मतलब क्या है, ये हमारा फोकस है। और यहाँ पर अगर हम लोग F1 का डबल कर लें, मतलब इसी से एक और आगे थोड़ा जाएं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसी का मतलब एग्जैक्ट डबल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2F1, मतलब F1 का दुगना है ये। इसी के साथ हम लोग राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, F2। तो ये F2 क्या था, O और F2 दोनों एक दूसरे से ज्वाइन हो रखे हैं। तो यहाँ पर जो भी हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं ये टकराने के बाद F2 पर मीट कर रही हैं, ये बात हमें क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो F2 है, F2 का अगर हम लोग डबल कर दें तो वो क्या हो जाएगा 2F2, मतलब कि F2 का दुगना, इसलिए हमने इसे लिखा है 2F2। और F1 का दुगना क्या लिखा है हमने, 2F1। तो आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके का होता है कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर। केस 1 देखते हैं हम लोग, जहाँ पर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1, मतलब ये जो 2F1 था इसकी पोजीशन से पीछे रखा गया है ऑब्जेक्ट देखिए ये हेड होता है ऑब्जेक्ट का, जो एरो वाली साइड होती है ऊपर की, नीचे वाली साइड टेल होती है। तो हमने ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ रखा है। अब देखिए एक रे हमने स्ट्रेट पास कराया, एक रे हमने कहाँ से पास कराया, इसके सेंटर से। तो देखिए क्या हुआ है,
इसके सेंटर से जब हमने इस रे को पास कराया तो ये दोनों रेस जाकर ये वाली जो रे थी ये तो सीधे के सीधे चली गई, और जो हमारी रे पैरेलल जा रही थी ये टकराने के बाद F2 मतलब कि जो हमारा सेकंड फोकस था उससे जाकर मिली है, F2 पर जाकर मिली है। तो ये दोनों क्या हुई हैं, यहाँ पर जाकर मिल गई हैं। देखिए इस वाले पॉइंट पर जाकर मिल गई हैं, यहीं पर हमारा जो इमेज है वो फॉर्म होगा। तो हमने नीचे वाले पोर्शन का लिख दिया है F1 और ऊपर वाले A- और ऊपर वाले पोर्शन का B-। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, A- एंड B-, और ये इमेज जो है ये उल्टी फॉर्म हुई है। तो ध्यान से देखते हैं एक बार इमेज के ऊपर, यहीं से हमारे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे आंसर्स निकलने वाले हैं। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 एंड 2F2। सबसे पहले हमें इमेज की लोकेशन के बारे में बताना होता है। तो इमेज आखिर बनी कहाँ पर है। देखिए इमेज के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है, तो इमेज 2F2 और F2 के बीच में जाकर बनी है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन F2 और 2F2, इन दोनों के बीच में बनी है। अब ये जो इमेज है क्या रियल में मिल रही है ये लाइंस, तो ये लाइंस रियलिटी में मिल रही हैं, इस वजह से हमने इसे बोला है रियल। और ये जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है ऑब्जेक्ट की, ये कैसी है, ये सीधी है या उल्टी है, तो ये उल्टी है। उल्टी को हम लोग क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, इन्वर्टेड। अब ये जो इमेज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, इसका साइज देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए, और इस वाली इमेज का साइज देखिए, इमेज का साइज क्या है। तो इमेज हमें थोड़ी सी छोटी लग रही है ऑब्जेक्ट से, छोटे को हम लोग क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। क्या हुआ है केस 1 के अंदर, 2F1 के पीछे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक रे हमने सीधे लेकर गए, एक रे हम पैरेलल लेकर गए, एक रे हमने सेंटर से पास करी कॉन्वेक्स लेंस के। तो ये दोनों रेज जाकर यहाँ पर मिली हैं, यहाँ पर जहाँ पर मिली हैं ये, यहाँ पर नीचे हमने कर दिया A-, ऊपर लिख दिया B-, और हमारी इमेज कैसी फॉर्म हुई है, उल्टी फॉर्म हुई है। और इमेज फॉर्म कहाँ पर हुई थी हमारी, देखिए F2 और 2F2 के बीच में ये जो लाइंस है ये यहाँ पर जाकर मिल रही हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिखा है हमारा कि यहाँ पर हमारी इमेज की लोकेशन है, फॉर्मेशन है। ये जो इमेज थी ये कैसी है, रियलिटी में मिली है लाइंस, तो रियल है। और उल्टी है, उल्टी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, और इसका साइज रियल वाली इमेज से कैसा है, छोटा है, तो इसलिए हमने लिखा है डिमिनिश्ड। नेक्स्ट केस पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट केस है हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, केस 2 ऑब्जेक्ट एट 2F1। हम ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, ये देखिए अभी 2F1 के थोड़ा पीछे था, अब हम लोग कहाँ पर ले आए हैं, 2F1 के ऊपर ले आए हैं ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए हैं तो एक हमारी पैरेलल रे गई है, पैरेलल रे टकराने के बाद फोकस सेकंड फोकस से पास हुई है, सेकंड फोकस से पास हुई है, और यहाँ से एक रे हमारी सेंटर से मतलब O से पास हुई है, और O से पास होने के बाद ये आगे जाकर यहाँ पर मिल रही हैं। अब ये यहाँ पर मिल रही हैं जहाँ पर, तो हमने नीचे लिख दिया A- और ऊपर लिख दिया B-। और इमेज का फॉर्मेशन कैसा हुआ है, उल्टी हुई है इमेज फॉर्म, देखिए उल्टी हुई है। यहाँ पर सीधा था हेड, मतलब जो इसका ये जो एरो था यहाँ पर ऊपर की तरफ था, यहाँ पर नीचे की तरफ है, हेड नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज हमारी उल्टी फॉर्म हुई है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकेशन की, कि आखिर इमेज फॉर्म कहाँ पर हुई है। तो इमेज फॉर्म हुई है एग्जैक्टली 2F2 के ऊपर, तो हमने लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2। इसके बाद ये जो इमेज है ये क्या असली है या नकली है, तो क्या ये लाइंस असलियत में मिली हैं या नहीं मिली, तो लाइंस तो असलियत में मिली हैं, इस वजह से हमारी इमेज भी रियल है। ये इमेज सीधी है या उल्टी है, तो इमेज हमें उल्टी देखने को मिल रही है, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन इन्वर्टेड। अब एक चीज़ यहाँ पर फिर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, जो रियल होती है इमेज वो हमेशा इन्वर्टेड, मतलब जो सीधी जो हमारी इन्वर्टेड इमेज होगी वो रियल होगी, और जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। मतलब ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, याद रखना हमेशा कि रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। इनके साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका साइज़ देखेंगे, और अगर आप इसका साइज़ देखेंगे तो इन दोनों का साइज़ सेम ही लगेगा। अगर आप स्केल से इस पूरे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो आपको पर्टिकुलरली खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखिए इन दोनों का साइज़ क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स का साइज़ सेम है, सो दैट इज़ वाई वी हैव रिटन सेम साइज़। आगे चलते हैं हम लोग केस नंबर 3 के ऊपर। अब देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा था, 2F1 से थोड़ा सा आगे लेकर गए हैं, और हमने क्या कहाँ पर रखा है अब नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में। तो ये था हमारा केस 3। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को
रख दिया। अब ऑब्जेक्ट को रखने के बाद एक रे हम पैरेलल लेकर गए, पैरेलल रे लेकर गए तो वो सेकंड फोकस से पास हुई है, फिर हमारी एक सेंटर से मतलब ओ से पास हुई है, ओ से पास होने के बाद ये रे यहाँ पर जाकर मिली है। अब सबसे पहली चीज़ हमें क्या बतानी होती है, लोकेशन, कि आखिर इमेज की लोकेशन कहाँ पर है। तो इमेज की लोकेशन जो हम 2F2 देख रहे हैं इसके पीछे जाकर बन रही है ये इमेज, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं सिंपली कि इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के पीछे जाकर बनी है इमेज, पीछे ही तो बनी है इसके, देखिए कितना पीछे जाकर बनी है। इसके बाद ये जो इमेज थी, क्या ये लाइंस रियलिटी में मिल रही हैं या नकली में मिल रही हैं, तो ये लाइंस तो रियलिटी में मिल रही हैं, मतलब क्या है कि जो हमारी रियलिटी में मिल रही है, इस वजह से हमने लिखा है रियल। और क्या ये जो हमारी इमेज है ये सीधी दिख रही है आपको या उल्टी दिख रही है, ये यहाँ पर तो एरो ऊपर था तो यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहा है हमें, तो दैट इज़ वाई इट इज़ इन्वर्टेड। इसके बाद इनके साइज़ की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा रियल का ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का साइज़ ये था, लेकिन इमेज जो फॉर्म हुई है वो इतनी बड़ी फॉर्म हुई है, तो मतलब क्या है कि एनलार्ज, ऑब्जेक्ट की इमेज काफ़ी बड़ी फॉर्म हुई है कॉन्वेक्स लेंस के केस 3 के अंदर। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा था 2F1 और F1 के बीच में, अगर हम लोग F1 पे रखें तो कैसा रहेगा, तो F1 पे भी रखकर देख लेते हैं बेटा। तो इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर केस 4 ऑब्जेक्ट एट F1 पे रख दिया है अब हमने ऑब्जेक्ट को। तो हमने F1 के ऊपर जब ऑब्जेक्ट को रखा है तो एक ये पैरेलल रे गई, पैरेलल रे टकराने के बाद थोड़ी F2 फोकस सेकंड फोकस से पास हुई है, फिर ये एक रे हमारी सेंटर से पास हुई है। तो ये जो दोनों रेज हैं ये क्या हो रही हैं, ये दोनों रेज मिलती हुई दिख रही हैं आपको, नहीं दिख रही। तो बात कर लेते हैं इस वाले केस के अंदर आखिर होगा क्या, थोड़ा सा टेढ़ा केस है ये। तो जो इमेज है, इमेज कहाँ पर जाके फॉर्म होगी, इन्फिनिटी के ऊपर। अब इन्फिनिटी एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैथ्स का कंसेप्ट है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि इन्फिनाइट मतलब पता नहीं कहाँ पर जाकर ये मिलेंगी, पता नहीं है लेकिन हाँ मिलेंगी ज़रूर। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाकर इमेज बनेगी। इमेज कैसी होगी अगर इन्फिनिटी पे फॉर्म होगी, तो रियल फॉर्म होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज या फिर हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होगी, छोटी मोटी नहीं, बहुत हाईली मैग्नीफाइड, बहुत लंबी चौड़ी बड़ी सी इमेज फॉर्म होगी। अगर हम लोगों ने अभी तक इस ऑब्जेक्ट को रखा था F1 के ऊपर, अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखते हैं तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, देखते हैं कैसी इमेज फॉर्म होती है। तो हमने यही करा, F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब हम देखते हैं कि एक रे तो हमने क्या ले गए, हम लोग पैरेलल ले गए एक रे को। तो एक रे को पैरेलल लेने के बाद जैसे ही वो पास होती है कॉन्वेक्स मिरर से, वो सेकंड फोकस से पास होने के बाद देखिए ऐसे जा रही है, और नेक्स्ट रे हमने सेंटर से पास करा दी। तो अब एक बार देखते हैं, एक बार गौर से देखते हैं सारी चीज़ों को। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस वाले केस में ये रेज जाकर कहाँ पर मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो इस वाले केस के अंदर इमेज कभी भी नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनने वाली, क्योंकि ये क्या हुई हैं, ये रेज डाइवर्ज हो गई हैं। डाइवर्ज मतलब देखिए ये एक अलग डायरेक्शन में जाएगी, अलग डायरेक्शन में जाएगी, ये फैल गई हैं, और डाइवर्जिंग रेज कभी भी नहीं मिलती, इस चीज़ का ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये डिफरेंट केस है, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो डाइवर्जिंग रेज कभी भी नहीं मिलती, और यहाँ पर हमारी रेज डाइवर्ज हो गई हैं। तो इस वाले केस में इमेज कैसे फॉर्म हो सकती है, मान लीजिए अगर हम लोग ये जो लाइंस थी इनके पीछे 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 ले जाएं, कुछ इमेजिनरी लाइंस ले जाकर जोड़ दें, और सेम यहाँ पर जो हमने ऑप्टिक ये जो सेंटर से पास कराया है, यहीं से हम लोग पीछे कुछ लाइंस ले जाएं ओ से, और यहाँ पर ले जाकर जोड़ दें। इन दोनों लाइंस को ले जाकर हमने जोड़ा है जहाँ पर, वहाँ पर हम लोग डॉट लगाकर अपनी इमेज बना सकते हैं। तो ये जो इमेज थी ये हमारी इमेजिनरी थी, ये असलियत में नहीं बनी है। तो सबसे पहले अब हमें ये जो इमेजिनरी इमेज है इसकी लोकेशन बतानी है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, इमेज इज़ फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर इमेज फॉर्म हुई है। देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, और यहीं पर इसी के पीछे इमेज भी हमने बना दी है। ये जो इमेज है क्या ये असली है इमेज या नकली है, तो ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, मतलब कि नकली, असलियत की नहीं है। सेकंड है, क्या ये इमेज सीधी है या उल्टी है, तो ये इमेज सीधी है। देखिए यहाँ पर भी एरो का हेड अपवर्ड्स है, और यहाँ पर भी एरो का हेड अपवर्ड है, तो एरिक्ट या फिर अपराइट बोलते हैं हम लोग सीधी इमेज को। अब ये जो इमेज है इसका साइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा साइज है ऑब्जेक्ट का, और इमेज कितनी बड़ी सी बनी है, तो मतलब क्या, इमेज काफ़ी एनलार्ज थी। याद रखना है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट F1 के और O के बीच में रखा है
तो जो हमारी इमेज है वो कैसी फॉर्म होगी, इमेज फॉर्म होगी हमारी सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। सेकंड है वर्चुअल इमेज, मतलब कि नकली इमेज होगी। थर्ड है एरेक्ट अपराइट, मतलब कि सीधी इमेज फॉर्म होगी। और एनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज होगी ये। आगे चलते हैं हम लोग, इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर, केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अब ये थोड़ा डिफरेंट ही केस है। यहाँ पर अब हमने अभी F और O के बीच में रखा था ऑब्जेक्ट, अब हमने ऑब्जेक्ट को ले जाकर इन्फिनिटी पे रख दिया, बहुत दूर रख दिया। 2F1 और F1 के भी बहुत, 2F1 के तो बहुत ही पीछे जाकर रख दिया। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इमेज कहाँ पर जाकर फॉर्म होगी। तो ये हमारी पैरेलल रेज आई हैं उस ऑब्जेक्ट की जो ये पैरेलल रेज आई हैं, ये इस लेंस से पास होने के बाद देखिए कहाँ पर जाकर मिली है, सेकंड फोकस पे जाकर मिली है। यहाँ पर सेकंड फोकस पे ये इमेज मिलने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर रियलिटी में ये जो लाइंस है ये मिल रही हैं। तो अब आगे हम लोग इस पूरी इमेज को स्टडी करते हैं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इमेज आखिर फॉर्म कहाँ पर हुई है। तो देखिए यहाँ पर ये जो लाइंस आई थी सीधे सीधे, ये कहाँ पर जाकर मिली हैं, F2 के ऊपर ही जाकर मिली हैं। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट F2। अब इसके बाद क्या ये लाइंस रियलिटी में मिली हैं, क्या ये रे ऑफ लाइट असलियत में मिली हैं? असलियत में मिली हैं, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, रियल लिखेंगे। रियल थी और कैसी होगी, इन्वर्टेड, मतलब रियल होगी इमेज तो वो इन्वर्टेड मतलब उल्टी होगी इमेज फॉर्म। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इमेज का साइज। तो साइज क्या दिख रहा है, एरो भी नहीं दिख रहा है इमेज का, इतनी छोटी इमेज है। मतलब क्या इमेज बनेगी हमारी पॉइंट साइज, पॉइंट के जितनी आप देख भी नहीं सकते, इतनी छोटू सी इमेज बनेगी। तो यहीं पर हमारी कॉन्वेक्स लेंस की इमेज फॉर्मेशन के सारे जितने भी हमारे थे पॉइंट्स वो हमने कवर करे हैं, केसेस कवर करे हैं। एक बार फटाफट गो थ्रू कर लेते हैं। हमने ऑब्जेक्ट को रखा था 2F1 पे, देखिए 2F1 के पीछे रखा था ऑब्जेक्ट को, तब हमारी O से पास हुई, फिर यहाँ से पैरेलल गई तो यहाँ पर फिर F2 से पास हुई। तो ये इमेज कहाँ पर जाकर बनी थी, F2 और 2F2 के बीच में। और इमेज ये कैसी थी, रियल थी, इन्वर्टेड थी, मतलब रियल थी, असली थी, असलियत में मिली है रेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टी थी, और डिमिनिश्ड मतलब कि थोड़ी सी छोटी थी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज के। आगे हमने क्या करा, आगे हमने ऑब्जेक्ट को ले जाकर 2F1 के ऊपर रख दिया। अभी किसके, 2F1 के थोड़ा पीछे था, अब 2F1 के ऊपर ही रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को सेकंड केस के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि इमेज सीधे पैरेलल गई है, पैरेलल जाने के बाद सेकंड फोकस से पास हुई है, फिर हमारे सेंटर से भी हमने एक रे को पास कराया, ये दोनों जाकर यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जाकर मिली हैं। यहीं पर हमने अपनी इमेज के लिए लाइन भी ड्रॉ कर दी। तो इसको नीचे वाले जो एरो का पॉइंट है इसको हमने बोला A', ऊपर वाले पॉइंट को हमने बोला B'। तो इमेज इज फॉर्म्ड एट 2F2 के ऊपर बनी है इमेज। सबसे पहली लोकेशन की बात। उसके बाद ये जो इमेज थी कैसी है, ये क्या रियलिटी में मिल रही है, ये लाइंस असलियत में मिल रही हैं तो रियल, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी है ये इमेज। और साइज इसका कैसा था, साइज इसका सेम ही था, ऑब्जेक्ट के जितना ही था। अगर हम लोग इस इमेज को, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको 2F1 और F1 के बीच में रखते हैं तो कैसा रहेगा, देखते हैं। तो 2F1 और F1 के बीच में रखा है तो इमेज फॉर्म हुई है 2F2 के बहुत पीछे जाकर। देखिए 2F2 के पीछे कैसे जाकर हुई है, यहाँ से ये हम एक रे लेकर गए, ये यहाँ से गई है सेकंड फोकस से, और फिर ये एक O से गई है, पास हुई है, तो ये यहाँ पर जाकर मिली हैं। तो ये कहाँ पर जाकर मिली हैं, 2F2 के तो बहुत पीछे जाकर मिली हैं। तो इस वजह से हमने लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2F2 के बहुत पीछे जाकर फॉर्म हुई है। इसी के साथ ये जो इमेज थी ये कैसी है, क्या ये रे ऑफ लाइट असलियत में मिल रही हैं, क्या ये लाइंस असलियत में मिल रही हैं? हाँ सर, असलियत में मिल रही हैं तो रियल है। और इसी के साथ ये जो इमेज फॉर्म हुई है ये उल्टी है, उल्टी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड, और काफ़ी बड़ी है असली ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिनको आपको पता होना चाहिए। हमारा जो केस 4 था उसके अंदर हमने क्या करा है, ऑब्जेक्ट को F1 पे लाकर रख दिया है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है हमारी, इन्फिनिटी के ऊपर। कैसी इमेज फॉर्म होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज और हाईली मैग्नीफाइड होगी इमेज फॉर्म। इसी के बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा है F1 और O के बीच में। तो यहाँ पर इमेज कैसी फॉर्म हुई है, यहाँ पर इमेज फॉर्म हुई है वर्चुअल मतलब कि नकली, एरेक्ट और अपराइट। और जो इमेज है वो कहाँ पर फॉर्म हुई है, इमेज वहीं पर फॉर्म हुई है जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। तो इसलिए हमने लिखा है इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट। और इमेज का साइज देखो कितनी बड़ी इमेज फॉर्म हुई है, ये जो इमेजिनरी इमेज थी ये हुई है एनलार्ज्ड। नेक्स्ट है हमारा इन्फिनिटी वाला केस देख लेते हैं। तो इमेज कहाँ पर,
इमेज इज फॉर्म्ड एट F2 के ऊपर इमेज जाकर फॉर्म हुई है। और कैसी इमेज फॉर्म हुई है? इमेज फॉर्म हुई है रियल और इन्वर्टेड मतलब कि उल्टी, और इसी के साथ जो इसका साइज है वो पॉइंट के जितना है, इतनी छोटी इमेज है। अब आगे का भी हम लोग देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर इमेज फॉर्मेशन होता है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि कॉन्केव लेंसेज के अंदर किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स हैं उनको समझ लेते हैं। इफ़ अ रे पासिस थ्रू O ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास अनडिविएटेड। तो ये हमारा एक कॉन्केव लेंस है, अगर हमारी रे पास होती है O के थ्रू तो ये अनडिविएटेड पास होगी, मतलब ये डिविएट नहीं होगी। डिविएट मतलब कि इधर उधर नहीं भटकेगी। इसी के बाद जो सेकंड चीज़ है वो ये है, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर डाइवर्जिंग वी कैन प्रोड्यूस देम बैकवर्ड्स, दे ऑल मीट एट अ कॉमन पॉइंट नोन एज सेकेंड फोकस। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए मैंने क्या बात बोली है। ये हमारी एक रे ऑफ लाइट थी जो पैरेलल मतलब प्रिंसिपल, ये जो हमारा एक्सिस होता है इसके बिल्कुल पैरेलल थी, अपोजिट थी। तो ये सीधे आई हैं, सीधे आने के बाद ये क्या हुई हैं, इस लेंस के अंदर से पास होने के बाद ये डाइवर्ज हो गई हैं, इनकी डायरेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो गई है। तो अब आप यहाँ से इस पॉइंट से अगर इमेजिनरी लाइंस को कलेक्ट करेंगे, इस इमेजिनरी लाइंस को कनेक्ट करेंगे, तो ये कहाँ पर मिलेंगी? एक ऐसे पॉइंट के ऊपर मिलेंगी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस या फिर सेकंड फोकस। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ये जाकर हमें सेकंड फोकस के ऊपर जाके मिलती हुई दिखेंगी। आगे चलते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस, ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन एक्सेप्ट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई है, ध्यान देना। इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव लेंस, ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन के ऊपर बन सकता है, किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट इन्फिनिटी के, तो ये इस टाइप का हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। देखो किस टाइप का इमेज फॉर्मेशन हुआ है। अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को 2F1 के ऊपर ले जाके रख दिया, या फिर F1 के ऊपर ले जाके रख दिया, या फिर F1 और O के बीच में ले जाकर रख दिया, हर केस के अंदर एक ही टाइप की इमेज बनती हुई दिखेगी। कैसी इमेज बनती हुई दिखेगी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वाले केस को स्टडी करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इधर 2F1 और F1 के बीच में। यहाँ पर रखने के बाद हमने इससे एक रे ऐसे लेकर गए हमने, तो ये पास होने के बाद क्या हो गई है, डाइवर्ज हो गई है, और एक रे हम O से लेकर गए हैं। तो ये दोनों रेज हमें कैसी दिख रही हैं, डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में फैलती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर ये तो कभी भी मिलने नहीं वाली, बिकॉज डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। तो ये तो नहीं मिलने वाली। अब हमें नहीं मिलने वाली तो हमें तो मिलानी है, अभी एक्सपेरिमेंट हमें करना है, समझना है इस टॉपिक को। तो हम लोग इमेजिनरी लाइंस के थ्रू ज्वाइन कर लेते हैं इन्हें बैकवर्ड्स की तरफ। जब बैकवर्ड की तरफ हम लोग इसको खींच कर लेकर आए हैं, तब हमें दिखा है कि अच्छा इमेज यहाँ पर जाकर बनेगी। यहाँ पर अगर हम लोग इन लाइंस को जोड़ें तो यहाँ पर जाकर ये लाइंस जुड़ेंगी। तो जो नीचे वाला पोर्शन था उसको हमने B' बोल दिया, ऊपर वाले पोर्शन को A' बोल दिया। अब इसी के साथ हम लोग इस इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ पर, सबसे पहले इस इमेज की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, तो ये इमेज फॉर्म हुई है एज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया था वहीं पर ये इमेज बन गई है, मतलब ऑब्जेक्ट की इस साइड नहीं बनी, इसी साइड बन गई है, सेम साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था। इसके बाद क्या ये इमेज असली है, क्या ये जो रे ऑफ लाइट थी क्या ये असलियत में मिल रही हैं? तो ये लाइंस क्या असलियत में मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। तो हमने इमेजिनरी जो डॉट्स कनेक्ट करे हैं, ये तो इमेजिनरी लाइंस थी, हमने इमेजिन करके बनाई थी। तो इसका मतलब क्या है, ये वर्चुअल है। वर्चुअल होने के साथ साथ आप इन दोनों इमेजेस को देखिए, ये वाली एक जो इमेज है और एक ये वाली जो इमेज है, इन दोनों के साइज़ की तरफ देखिए। साइज़ की तरफ देखेंगे तो आप बोलेंगे कि सर साइज़ तो असली वाली का तो बहुत बड़ा है और जो ये नकली वाली है इसका तो बहुत छोटा है, जो इमेज फॉर्म हुई है इसका तो बहुत छोटा है। तो हम छोटे को क्या लिख देते हैं, डिमिनिश्ड या फिर स्मॉल। इसी के साथ हम लोग लिखते हैं थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या है, एरिक्ट / अपराइट। तो अगर आप इमेज को देखोगे तो ये सीधी इमेज है या फिर उल्टी है, तो
तो यहाँ पर देखिए एरो अपवर्ड्स था, यहाँ पर भी एरो अपवर्ड्स है, तो मतलब कि इमेज सीधी है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इरेक्ट या फिर अपराइट। तो यही हमारे दो चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी कॉनकेव लेंस के अंदर। बहुत ही इजी था, आपको आई होप सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों। अगर आप कॉनकेव लेंसेज के अंदर कहीं पर भी इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो यही रिजल्ट निकल के आएगा, एक्सेप्ट इन्फिनिटी के। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो वो डिफरेंट केस है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखते हैं, 2f1 पे रखते हैं या फिर f1 पे भी रख देते हैं या f1 और o के बीच में भी रख देते हैं, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज सेम ही रहने वाला है। इमेज जो फॉर्म होगी वो सेम साइड पे फॉर्म होगी, और इमेज कैसी फॉर्म होगी, वर्चुअल फॉर्म होगी, इरेक्ट और अपराइट फॉर्म होगी इमेज, मतलब सीधी फॉर्म होगी। और साइज कैसा रहने वाला है इमेज का, डिमिनिश्ड और स्मॉल। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव लेंस, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस टाइप की इमेज होगी, एंड विद डायग्राम आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो इतना ही स्टूडेंट्स आपको पढ़ना है कॉनकेव लेंसेज के अंदर।